मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि अगर हमने वास्तु दोष सही कर लिया तो भाई आप करोड़पति बन सकते हैं। आप किसी भी बड़े से बड़े पॉलिटिशियन, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, नेल्सन मंडेला हो, आप जितने भी लोगों को देखेंगे वो केतु डोमिनेंट व्यक्ति हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है? आज से लगभग 5 जन्म पहले आपका जो बर्थ है वो एक रानी के तौर पर किसी सम्राट के घर में हुआ। 4 और 8 से लोग इतना डरते क्यों हैं? क्या है ऐसा 4-8? 4 नंबर राहु व्यक्ति से अगर आप शादी करते हैं तो डिवोर्स की ज़्यादा संभावना है। 8 नंबर व्यक्ति को आप अपने व्यापार में जोड़ते हैं तो आपका प्रोफेशन फेल हो जाएगा। कहते हैं कि राहु चंद्रमा 7 में बैठा है और 12th हाउस में बैठा है तो सुसाइडल थॉट्स देता है। अगर ऐसा व्यक्ति सोशल मीडिया की वर्किंग में इन्वेस्टमेंट करे तो उसको लाइफ में सक्सेस मिलेगी, 1000% मिलेगी। तांत्रिक क्रिया है या जो तंत्र होता है उसे बड़ा ही दूषित और नेगेटिव माना जाता है। 5 नारियल, 5 जायफल, 5 लौंग, 5 नींबू, 500 ग्राम बतासे, उसे सिर्फ 3 दिन माँ कालरात्रि, माँ छिन्नमस्ता, माँ बगलामुखी, सिर्फ 3 एक्टिवेशंस को एक्टिवेट करना होता है। कुंडली में 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये 3 हाउसेज ऐसे हैं जो बड़े डेंजर जोन के हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस बेहद ख़ास पॉडकास्ट में। और इस बार हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, वास्तु के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं तंत्र के ऊपर। जी हाँ, और इन सब विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वेदांत शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे शो में। धन्यवाद। सर, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और तंत्र क्रिया में हैं, एक्टिव हैं। तो मैं ये आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि जो वास्तु है और जो एस्ट्रोलॉजी है और न्यूमरोलॉजी और तंत्र, इन सब की मैं अगर बात करूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इन सब में डिफ्रेंशिएट करके बताएं कि इसमें अंतर क्या है। मतलब वास्तु किस तरीके से अलग काम करती है, एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है और तंत्र न्यूमरोलॉजी किस तरीके से काम करती है। जी मैम, एस्ट्रोलॉजी जो कि हमारे वैदिक ज्योतिष सिस्टम से जुड़ी हुई एक बहुत ही प्रमुख शाखा है। एस्ट्रोलॉजी में 2 प्रमुख स्तंभ हैं, पंचांग और जन्म कुंडली का BTR, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जिसे जन्म शुद्धिकरण के नाम से जाना जाता है। पंचांग जो कि इसका मूलभूत स्तंभ है, इसमें तिथि, नक्षत्र, योग, करण, वार, ये 5 जो अलाइनमेंट हैं ये पंचतत्व से जुड़ी हुई हैं, जिससे एक व्यक्ति के शरीर का निर्माण होता है, एक भवन का, एक भूमि का निर्माण होता है। और इसी के अनुसार वास्तु और अंक शास्त्र जुड़ करके एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। नक्षत्र 27 नक्षत्रों की श्रृंखला है, जिसमें 9 ग्रह, प्रत्येक ग्रह को 3 नक्षत्रों का आधिपत्य प्रदान किया गया है। अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, ये केतु ग्रह से आधिपत्य के अनुरूप कार्य करते हैं। केतु ग्रह जो कि अपने आप में हमारी जड़ को, हमारी स्वभाव को, हमारी जो लिनेज है, हमारे पूर्वजों से जुड़ करके कार्य एक व्यक्ति के जीवन में प्रदर्शित करता है। 27 नक्षत्रों में अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कीर्तिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, घनिष्ठ नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, ये जो 27 नक्षत्रों का चरण है, ये प्रत्येक व्यक्ति को हर उसके कार्य क्षेत्र में, उसकी मैरिज लाइफ में, चाइल्ड बर्थ, शिक्षा, व्यापार, सभी प्रारूपों पर प्रभावित करता है। इसी प्रकार से जो करण हैं उनकी संख्या 11 है, जिसमें भवकरण, बालवकरण, कौलवकरण, तेतिलकरण, गरकरण, वाणिज्यकरण, वृष्टिकरण, ये 7 मूवेबल करण हैं।
शकुनीकरण, चतुष्पदकरण, नागकरण, किस्तुघनकरण, ये शिथिरकरण है। 7 वार हमारा सोमवार से रविवार तक एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। योग, जो कि 27 योग फिक्स नक्षत्रों के अनुसार पंचांग के हिस्से हैं, जिसमें विश्वकुंभ योग, प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, सुकर्मा योग, अतिगंड योग, शोभन योग, घृति योग, गंड योग, इंद्र योग, वज्र योग, सिद्धि योग, वृद्धि योग, ब्रह्म योग, व्यतिपात योग, व्याघात योग, शूल योग, वैधति योग, ये 27 जो योगों का चरण है। तिथि में हमारा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण एक बिंदु है, और इसमें प्रतिपदा तिथि से पूर्णिमा जो तिथि है और प्रतिपदा तिथि से अमावस्या जो तिथि है, ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से प्रदर्शित एक हमारे पंचांग को किसी भी व्यक्ति की मूलभूत सुविधाओं, आवश्यकताओं से जोड़कर देखे जाते हैं। जन्म कुंडली में 12 भाव, 12 राशि, 9 ग्रह, इनकी जो अलाइनमेंट है उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है वो BTR, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन होता है। जन्म शुद्धिकरण के माध्यम से हम ज्योतिष और ज्योतिष से संबंधित जो भी प्रेडिक्शंस हैं उस पर कार्य करते हैं। इसमें काफ़ी सारी जो पर्सनल कंसल्टेशंस हैं उसी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक व्यक्ति जो कि लगभग 25 वर्ष से एक छोटी सी शॉप में कचौड़ी से संबंधित व्यापार को करता है, और 25 वर्ष के बाद उसने एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट अपना ओपन किया, करोड़ों रुपए उसमें इन्वेस्ट करके। उनकी कुंडली में जो योग है वो मेष लगन का व्यक्ति है। मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, चंद्रमा ग्रह, शनि ग्रह, केतु ग्रह, उनके अर्थ त्रिकोण में इन 5 ग्रहों की युति बनी हुई है। और पर डे के हिसाब से 12 से 15 हज़ार रुपये उनके इनकम उस छोटे से व्यापार से लगभग 25 वर्ष से कंटिन्यू जारी है। अब जैसे ही इन्होंने एक बहुत बड़े लेवल पर रेस्टोरेंट को ओपन किया, लगभग 14 महीने के बाद इन्हें करोड़ों रुपए का उसमें लॉस फेस करने के लिए मिला। और इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है, केतु ग्रह जो कि हमारी जड़ से जुड़ा हुआ है, और उस व्यक्ति का जो प्रोफेशन है स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिकली था एक छोटी सी दुकान 2-3 हज़ार रुपये रेंट की, और चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन जैसे ही व्यक्ति ने सैटर्न राहु की एक्टिवेशन के अनुरूप कार्य करना स्टार्ट किया, क्योंकि राहु एक इल्यूजन को, किसी चीज़ को बहुत बड़े लेवल पर प्रदर्शित करता है, और लगभग 14 महीने के बाद वो सारी चीज़ें फ्लॉप हो गई, और फिर दोबारा से उन्होंने वही छोटी सी दुकान से चीज़ों को स्टार्ट किया। इसमें उस व्यक्ति का जो योग है अतिगंड योग, मेष लगन, मृगशिरा नक्षत्र, बुधवार का दिन और तृतीया तिथि, शुक्ल पक्ष। तो एक व्यक्ति के जीवन में जो पंचांग है वो उसके प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लगभग अपना 30 वर्ष 40 वर्ष तक काफ़ी अच्छी जॉब में सर्विस की, और कुछ पैसे सेविंग के बाद 50-60 लाख रुपए उन्होंने अपने बिजनेस में स्टार्ट किए, और कुछ टाइम के बाद उस व्यक्ति को काफ़ी बड़े लेवल पर असफलताएं प्राप्त हुई। उसका रीज़न है कि उस व्यक्ति की जो कुंडली है उसके 6th हाउस में जो सर्वाष्टक बिंदु हैं वो सबसे अधिक हैं 38, और 7th हाउस जो कि बिजनेस का कारक है वहाँ पर 19 अंक उसे प्राप्त हैं। उस व्यक्ति की लाइफ काफ़ी अच्छी जॉब के माध्यम से उसकी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग उसे लाइफ में प्राप्त हुई है। तो ज्योतिष का जो कंसेप्ट है वो किसी के भी एक जीवन के प्रारूप को प्रदर्शित करता है, चाहे वो बच्चे की शिक्षा हो, सपोर्ट्स, उसका व्यक्तिगत व्यवहार हो, वो सभी चीज़ें हम ज्योतिष के माध्यम से देख सकते हैं। वास्तु ज्योतिष का एक बहुत ही अभिन्न अंग है।
हाँ, मेरा वास्तु से जुड़ा एक तो ये सवाल है ही। साथ में मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या हम वास्तु दोष का निवारण करने के बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम करोड़पति बन जाएँगे? क्योंकि मैंने बहुत लोगों के मुँह से सुना है कि अगर हमने वास्तु दोष सही कर लिया, तो भाई आप करोड़पति बन सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हमने एक सामान यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया और जी, देखिए वास्तु के 2 शाखाएँ हैं, एक वास्तु, एक एस्ट्रो वास्तु। वास्तु जो कि कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग कार्य करती है, जिसमें 10 दिशाएँ, 16 जोन्स और 45 देवता। अच्छा 2 वास्तु होते हैं। देखिए, एक जो वास्तु है वो सार्वभौमिक है, सभी के जीवन में समान रूप से कार्य करता है। अच्छा। और सेकेंडली जो एस्ट्रो वास्तु है उसका प्रयोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, या फिर किसी व्यक्ति को, कोई बहुत बड़े लेवल का पॉलिटिशियन है या फिर बिजनेसमैन है, क्योंकि वहाँ पे करोड़ों रुपए का लेन देन है, वहाँ पे एस्ट्रो वास्तु की जरूरत पड़ती है। मतलब एस्ट्रो वास्तु और नॉर्मल वास्तु में क्या डिफरेंस क्या है? देखिए, एस्ट्रो वास्तु का जो है वो हमारी जन्म कुंडली के अनुसार जुड़ करके कार्य करता है। स्पेसिफिक, वो मतलब सिर्फ आपके जी लिए जी, ऐसा। जिस हिसाब से बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जरूरी है, उसी हिसाब से किसी बड़े इवेंट को करने के लिए वास्तु में एस्ट्रो वास्तु की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें जब हम किसी के घर या ऑफिस का जो वास्तु करते हैं, तो इसमें 33 कोटि देवता, जिसमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार का वर्णन है। इसके साथ इसमें 12 असुर शामिल हैं। तो टोटल जो वास्तु पुरुष मंडल है, इसमें 45 देवताओं का निवास स्थान माना गया है। किसी भी व्यक्ति के ऑफिस या घर का वास्तु करके हम उसे करोड़पति नहीं बना सकते, क्योंकि पैसे को कमाने के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो व्यक्ति की मेहनत, उसकी नॉलेज, स्मार्ट वर्क, उसकी इंटेलिजेंस कार्य करती है। लेकिन इसमें वास्तु का एक जो महत्वपूर्ण योगदान है, एक व्यक्ति मीन लगन का व्यक्ति है और उसका कपड़े से संबंधित व्यापार है, तो ऐसा व्यक्ति साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रेड कलर करता है, वहाँ पे एक अष्टलक्ष्मी का यंत्र स्थापित करता है। शुक्र ग्रह की जो महादशा है वो 20 वर्ष के लिए है, और उस व्यक्ति की कुंडली में वृद्धि योग है। शुक्रवार का उसका जन्म का दिन है और षष्ठी तिथि उसका तिथि है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, उसका लगन, उसका नक्षत्र, उसका योग, उसका तिथि, भवकरण, ये सारी चीज़ें जुड़कर जब वास्तु के अकॉर्डिंग कार्य करती हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन में प्रॉस्पेरिटी आती है। लेकिन सभी व्यक्ति अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, जहाँ पे अनिल देवता का निवास स्थान है, और उनकी महादशा और उनके कुंडली के जो योग हैं वो डिफरेंट हैं, तो वहाँ पे उस व्यक्ति को रिजल्ट नहीं मिलता। जिस हिसाब से एस्ट्रोलॉजी काफ़ी एक डीप जो थिंकिंग के अकॉर्डिंग कार्य कर रही है, उसी हिसाब से वास्तु भी प्रोमिनेंट तरीके से जुड़ करके ही कार्य करेगी। कोई व्यक्ति जिसका लगन मिथुन लगन का व्यक्ति है और उसकी गुरु बृहस्पति की महादशा चली हुई है, वो व्यक्ति एक पॉलिटिशियन के तौर पर अपने फ्यूचर के लिए कार्य कर रहा है, तो उसके घर में जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन है, वहाँ पर कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए उसकी पॉलिटिकल ग्रोथ के लिए। और गुरु बृहस्पति की जो महादशा है वो 16 वर्ष का टाइम पीरियड है, तो वो 16 वर्ष उसके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। अच्छा, तो क्या हर किसी के लिए गुरु बृहस्पति की जो महादशा होती है वो हर किसी के लिए अच्छी होती है, या जिसका गुरु नीच का हो उसको अच्छे फल नहीं मिलते, ऐसा भी मैंने सुना है? देखिए, कोई भी ग्रह नीच का या उच्च का नहीं होता। अच्छा। 9 के 9 ग्रह सभी के लिए शुभ होते हैं। हम किसी ग्रह की अलाइनमेंट के अनुसार जुड़ करके जब कार्य करते हैं, उसी के अनुसार एक व्यक्ति को जीवन में उसका रिजल्ट प्राप्त होता है। जितने भी व्यक्ति करोड़पति बनते हैं वो राहु की महादशा में, जितने भी व्यक्ति अरबपति बनते हैं वो शनि की महादशा में, और जितने भी व्यक्ति खरबपति
या टॉप लेवल के बिजनेसमैन पॉलिटिशियन बनते हैं वो केतु की महादशा में। लेकिन वर्तमान समय में इन तीनों ही ग्रहों के नाम पर लोगों को डराया जाता है। आप किसी भी बड़े से बड़े पॉलिटिशियन, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो या नेल्सन मंडेला हो, आप जितने भी लोगों को देखेंगे वो केतु डोमिनेंट व्यक्ति हैं। उनके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा और एक समय के बाद उन्होंने काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त की। अच्छा, मेरा एक सवाल और है आपसे, ये मेरा पर्सनल सवाल है कि हमने काफ़ी वीडियोस देखा है, लोगों के मुंह से सुना है कि राहु और केतु जो होते हैं ये जिस घर में बैठते हैं ये आपको ये दर्शाते हैं कि पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें जो आपने पिछले जन्म में अधूरा छोड़ दिया था, या पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कर्मा है जो आपको इस जन्म में करना है। ऐसा कुछ है कि राहु केतु के साथ कि जिस प्लैनेट में बैठे हैं पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन या? जी देखिए, इसमें एक नई विधि को सोशल मीडिया पे मैंने भी देखा है, उसे पास्ट रेग्रेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। और उसका कंसेप्ट है कि एक एस्ट्रोलॉजर जो कि आपके भूतकाल के बारे में प्रेडिक्शन करता है। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है, मतलब जो पहली बार ये सुन रहा हो उसके लिए? देखिए, ज्योतिष के माध्यम से किसी के बीते हुए समय के बारे में बताना और उसी के अनुसार ज्योतिषीय उपाय को उसके व्यक्ति के जीवन में जोड़ना। जैसे कि अभी जनरली मैं आपसे कहूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, आप स्मार्ट वर्क में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं, आप लोगों की मदद करना पसंद करते हैं, और ये जो सारी चीज़ें व्यक्तिगत तौर पे आपको प्राप्त हैं। इसका रीज़न है कि आज से लगभग 5 जन्म पहले आपका जो बर्थ है वो एक रानी के तौर पर किसी सम्राट के घर में हुआ। तो ये पास्ट रेग्रेशन थ्योरी है कि भाई मैं उससे आपके 5 वर्ष मतलब 5 जन्म पहले या फिर उससे भी ज़्यादा बैक में 500, 600, 1000 वर्ष पूर्व की चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूँ। लेकिन पास्ट रेग्रेशन थ्योरी में एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जैसे कि अभी आप मेरे लिए अननोन है, मैं भी आपके लिए परिचित हूँ। अगर आप मुझसे पूछें कि भाई मेरे दादाजी का क्या नाम है या फिर मेरी ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से हुई है, मेरी परसेंटेज क्या है, तो वहाँ पे फिर मेरी पास्ट रेग्रेशन थ्योरी कार्य नहीं कर पाएगी। देखिए, ज्योतिष एक बहुत अच्छी विद्या है, लेकिन अगर उसका सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो उसी के अनुसार चीज़ें कार्य भी करती हैं। जी, और जैसे कुंडली में होता है कि काल सर्प दोष, पितृदोष, तो ये क्या होता है और ये किन ग्रहों के कॉम्बिनेशन से अगर हम अपने चार्ट में देखना चाहें तो ये कैसे देख सकते हैं, और ये होता क्या है काल सर्प दोष और पितृदोष? जी देखिए, पितृदोष ये हमारा देवगण, पितृगण, मानवगण, तो उनसे जुड़ी हुई ये एक भगवत गीता की श्रृंखला का अभिन्न अंग है। पितृदोष का जो इफ़ेक्ट है, जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में मैरिज रिलेटिव प्रॉब्लम, चाइल्ड बर्थ इशू से रिलेटिव प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो वहाँ पर हम पितृदोष को काउंट करते हैं। काल सर्प दोष ये व्यक्ति की हेल्थ से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको इंडिकेट करता है। ज्योतिष में 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं, और उसी के अनुसार प्रत्येक भाव से जुड़ करके काल सर्प दोष का निर्माण होता है। तो 12 प्रकार से काल सर्प दोष बनते हैं, और जो हमारे 12 ज्योतिष लिंग हैं वो सभी काल सर्प दोष की पूजा अर्चना और उनकी मंत्र विधि से संबंधित बहुत अच्छे ज्योतिष उपाय हैं। रामेश्वरम मेष राशि के इवेंट को प्रदर्शित करते हैं, सोमनाथ मंदिर वृषभ राशि के इवेंट को प्रदर्शित करते हैं, महाकालेश्वर उज्जैन मंदिर तुला राशि के इवेंट को प्रदर्शित करते हैं, केदारनाथ कुंभ राशि के इवेंट को प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो काल सर्प दोष और 12 द्वादश ज्योतिष लिंग हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, और साथ ही साथ मैं न्यूमरोलॉजी में थोड़ा आना चाहूँगी। थोड़ा जैसे आपने राहु केतु पर बात किया, तो न्यूमरोलॉजी के राहु जो है वो 4 नंबर माने जाते हैं और 8 नंबर शनि के माने जाते हैं। तो ये 4 और 8 से लोग इतना डरते क्यों हैं? क्या है ऐसा 4-8 में? जी देखिए,
कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी कुंडली में राहु ना हो या शनि ना हो। बिल्कुल। ऐसा कोई चार्ट ही नहीं बना आज तक कि जिसकी कुंडली में राहु या शनि नहीं है। तो आप किसी से कहना कि आपके मोबाइल नंबर में 2 अंक, 4 अंक, 8 अंक होने से आपकी मैरिज लाइफ ख़राब हो जाएगी, आपका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, ये सिर्फ लोगों को मिसगाइड करना और उनमें भय पैदा करना है। क्योंकि कोई भी व्यापार डर से ज़्यादा अच्छा फलीभूत होता है। 4 नंबर राहु व्यक्ति से अगर आप शादी करते हैं तो डिवोर्स की ज़्यादा संभावना है। 8 नंबर व्यक्ति को आप अपने व्यापार में जोड़ते हैं तो आपका प्रोफेशन फेल हो जाएगा। ये जो भी तर्क लोगों को दिए जा रहे हैं ये मतलब कि 1% भी राइट नहीं है। क्योंकि अगर न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं हम तो वर्तमान समय में कैलेंडर से न्यूमरोलॉजी को प्रेडिक्ट कर रहे हैं लोग, लेकिन ये हमारे वैदिक ज्योतिष सिस्टम का हिस्सा है। और प्राचीन समय में ये सारी चीज़ें तिथि से जुड़ी हुई थी। सूर्य दक्षिणायन है, उत्तरायण है, शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, प्रतिपदा तिथि, द्वितीय तिथि, तृतीय तिथि, चतुर्थी तिथि और पूर्णिमा तिथि तक ये एक हमारा पक्ष कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से प्रतिपदा से लेके अमावस्या का जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमारा कृष्ण पक्ष में संपूर्ण होता है। और इसी के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति का जो व्यवहार है, जो नेचर है, जो उसकी एजुकेशन है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसका बिजनेस है, उसकी मैरिज लाइफ है, उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो जुड़ करके कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति का 4 नंबर बर्थ है सिर्फ उन्हीं की मैरिज लाइफ ख़राब है या उन्हीं के डिवोर्स होते हैं। एक कंसल्टेशन में एग्जाम्पल है हमारा कि एक व्यक्ति जो कि धनु लगन का व्यक्ति है, मृगशिरा जन्म नक्षत्र, और उस व्यक्ति की गुरु बृहस्पति की महादशा, बुध की अंतर्दशा, शनि की प्रत्यंतरदशा, राहु की प्राणदशा और शुक्र की सूक्ष्म दशा एक्टिवेट है, जिस समय पे उसका विवाह सहम बिंदु एक्टिवेट है और शादी होती है। फीमेल चार्ट में जब उसका कुंडली मिलान किया गया तो वहाँ पर उसके 31 नंबर कुंडली मिलान में बिंदु बने हुए थे। और मैरिज के 1 वीक के बाद ही उन्होंने एक दूसरे से डिवोर्स की रिगार्डिंग उनकी बातचीत स्टार्ट होती है और 6 महीने के बाद डिवोर्स हो भी जाता है। अब इसमें जो मेजर इवेंट है वो उनका पंचांग का मिसमैच है। उस व्यक्ति की कुंडली में जो शोभन योग का व्यक्ति है और एकादशी तिथि बॉर्न व्यक्ति है और बुधवार को उसका जन्म है, उसकी जो शादी है जिस लड़की से होती है वो चतुर्दशी तिथि बॉर्न है और अतिगंड योग उनकी कुंडली में बना हुआ है। शनिवार उनका बर्थ जो टाइम है वो उसमें मैच है। तो इसमें क्या है कि शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष जो तिथि है, कुछ तिथियां ऐसी हैं जो एक दूसरे के वर्किंग के अपोजिट होती हैं। अगर आप एकादशी तिथि बॉर्न व्यक्ति हैं तो आप में थोड़ा सा एग्रेशन होना स्वाभाविक है। तो ऐसे व्यक्ति को द्वितीय तिथि जो चंद्रमा से संबंधित है, अगर ऐसे पार्टनर से उसकी शादी होती है तो कॉम्बिनेशन चलता है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति गुस्सा करता है, दूसरा कंप्रोमाइज़ करे या फिर शांत रहे तो वो चीज़ें बिगड़ती नहीं हैं। लेकिन वहीं पर अगर एक व्यक्ति जो कि मंगल ग्रह प्रोमिनेंट है और दूसरी तरफ राहु प्रोमिनेंट व्यक्ति हो तो उन दोनों में तो एक दूसरे का जो इल्यूजन का कंडीशन बनती है वो चीज़ों को ख़राब कर देती है। तो इसमें जो पंचांग के पहलू हैं हमारे, वाणिज्यकरण और कौलवकरण, एक दूसरे की जो वर्किंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को मैच करके अगर एक कुंडली मिलान को किया जाए तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति 4 नंबर या 8 नंबर है, आप उससे शादी मत कीजिए, आप उसके साथ व्यापार मत कीजिए। ये सिर्फ लोगों को डराने वाली चीज़ें हैं। जी, अभी जैसे मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को ये बताएं कि वो कुंडली को खुद भी कैसे देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी एक कुंडली निकाला हुआ है, तो जैसे मान लीजिए कि लग्न में अगर 7 लिखा है तो उसे हम क्या कहेंगे कि अगर लग्न खाली है और सिर्फ 7 लिखा है तो इसका क्या अर्थ हुआ?
जी देखिए, जो तुला लगन है, तुला लगन का जो मेल या फीमेल जो भी जातक है, वो अपने आप को काफ़ी बैलेंसिंग स्टेज में रखना पसंद करता है। वो ना तो ज़्यादा इमोशनल कंडीशन को प्रेफरेंस करते हैं और ना ही ज़्यादा एग्रेशन को। उनके लिए उनकी व्यक्तिगत लाइफ, उनकी पारिवारिक लाइफ और उनकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही बैलेंसिंग कंडीशन पे चलती है। अगर ऐसे व्यक्ति को फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो वो बहुत ही कम समय में चीज़ों को फिर से बैक कर लेते हैं। ये उनके व्यक्तिगत जीवन का एक पहलू है। सेकेंडली, अगर उनकी कुंडली में 6th हाउस में मंगल प्लेस है, जो आपने अभी कुंडली बताई है, तो इनके 6th हाउस में शनि केतु है। जी जी, ये तो बड़ा खतरनाक सा सुन के ही लगता है कि 6th हाउस में शनि और केतु बैठे हुए हैं एक साथ। जी नहीं, देखिए सैटर्न और केतु जो प्रोफेशन है वो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को लाइफ में सक्सेस होने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बार बार फेलियर्स भी फेस करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम है वो फैमिली की तरफ से है। अगर आप ऐसा जो ये कुंडली आप डिस्कस कर रहे हैं, अगर ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी कार्य करना चाहता है कि वो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहा है, तो फैमिली की तरफ से ही अपोज फेस करना पड़ता है। तो ये चीज़ें मतलब कि उस व्यक्ति को काफ़ी डिस्टर्ब करती हैं। क्योंकि कहा जाता है कि कुंडली में 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये 3 हाउसेज ऐसे हैं जो बड़े डेंजर जोन के हैं और यहाँ पे कोई प्लैनेट्स होने नहीं चाहिए तो बेटर होता है। और ये जो कुंडली है इसमें ये 3 में ही मोस्टली ज़्यादा प्लैनेट्स है, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं इसके। जी देखिए, कुंडली का ये एक काफ़ी प्राचीन ट्रेंड है कि कुंडली का छठा घर, 8वां घर, 12वां घर खराब होते हैं। कुंडली का जो छठा घर है वो हमारा डेली रूटीन का है। तो अगर एक व्यक्ति का डेली रूटीन काफ़ी अच्छा है तो उसकी प्रोफेशनल जो ग्रोथ है वो काफ़ी हाई लेवल तक पहुंचती है। कुंडली का जो 8वां घर है, कुंडली का 8वां घर हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का है। ऐसा व्यक्ति अगर LIC एजेंट है, माइनिंग से रिलेटिव कोई कार्य करता है, फिलोसफर है, दार्शनिक, इस तरीके से कोई भी उसकी जो वर्किंग है तो वो लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल व्यक्ति बनता है। 12th हाउस ये हमारी इन्वेस्टमेंट से रिलेटिव है। आज के टाइम पे वही व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं जो अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, चाहे समय को इन्वेस्ट करें, चाहे पैसे को इन्वेस्ट करें, चाहे अपनी नॉलेज को इन्वेस्ट करें। तो ऐसा नहीं है कि छठा, 8वां घर, 12वां घर बुरा है। आप उस ग्रह को, उस राशि को, उस भाव को अपने व्यक्तिगत जीवन में किस तरीके से जोड़कर कार्य कर रहे हैं, उसी के अनुसार वो आपको रिजल्ट देता है। अच्छा, तो जैसे कि ये मैं आप लोगों के लिए मैंने कुंडली निकाल, क्योंकि मोस्टली लोगों की ये इस तरीके के चार्ट होते हैं और वो बहुत डर जाते हैं और बहुत से वीडियोस और एस्ट्रोलॉजर्स की बातों में, क्योंकि लोग इतना डरा देते हैं कि वो बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी क्लैरिटी दें, जैसे कि 6th हाउस में केतु और शनि साथ में बैठें, 8th हाउस में शुक्र, मंगल, बुध साथ में बैठें और 12th हाउस में राहु और चंद्रमा साथ में बैठ गए। तो ये तो कहते हैं कि राहु चंद्रमा साथ में बैठा है और 12th हाउस में बैठा है तो सुइसाइडल थॉट्स देता है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम रहती है। और 8th हाउस में मंगल, शुक्र, बुध है तो ये भी बहुत बोलते हैं लव लाइफ में प्रॉब्लम देता है, ससुराल पक्ष से प्रॉब्लम देता है। तो इस चार्ट को थोड़ा आप एक्सप्लेन करिए। जी देखिए, अभी जो आपने ये सारी कुंडली के जो अलाइनमेंट है इनके रिगार्डिंग बात की, 2005 से पहले आप देखिए जो डिवोर्स की संख्या है वो बहुत ही रेयर चांस है कि किसी की शादी ब्रेक हुई है, किसी ने तलाक के लिए कोर्ट में अप्लाई किया। लेकिन अगर आप 2025 की बात करेंगे तो 100 में से लगभग 10 से 12 जो शादियां हैं वो 6 महीने से पहले ही कोर्ट में खड़ी हो जाती हैं। अब इसमें जो कुंडली का मैटर है
उससे थोड़ा सा एक सेकंड जो प्रोस्पेक्ट है वो कार्य करता है। 2005 के बाद ये जो डिवोर्स बढ़े, इसका जो मेनली रीज़न है वो है कि दिल्ली एनसीआर के एरिया में जितना पैसा लोगों के पास बढ़ा, उनकी इच्छाएं, उनकी जो डिजायर्स हैं, उसमें काफ़ी सारी वृद्धि देखने के लिए मिलती है। और जो मैरिज लाइफ ख़राब होने का या डिवोर्स का मेन रीज़न है वो फीमेल फैक्टर है कि लड़की के जो मदर और फादर हैं उनका एक प्रोस्पेक्ट है लाइफ में कि उनकी जो बच्ची है वो अभी ग्रेजुएशन बीए में स्टडी कर रही है, वो किसी से भी जब मैरिज की रिगार्डिंग बात करते हैं तो उनका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि भाई लड़का हमें गवर्नमेंट जॉब वाला चाहिए, अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो और काफ़ी अच्छा सेटअप उसके पास होना चाहिए। तो एक बच्चे के मन में, एक लड़की के मन में माता पिता की तरफ से लगभग 18-19 वर्ष की एज में ही एक प्रोस्पेक्ट बना दिया जाता है कि उससे जिसकी शादी होगी वो बिल्कुल एक राजकुमार जैसा जो लाइफ थॉट है वो चलेगा। लेकिन लगभग 4 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष तक जब वो ये सारी चीज़ें ट्राई करके हार जाते हैं तो फिर एक स्प्लेंडर वाले से लड़की की शादी हो जाती है। अब जिसने अपनी लाइफ के 8 वर्ष काफ़ी अच्छे तरीके से इमेजिनेशन में निकाले हैं, वो फिर चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। ये मिडिल क्लास का हो गया। और जो हाई क्लास है वहाँ पे थॉट प्रोसेस इस प्रकार से लोगों का बना हुआ है कि वो रिलेशनशिप को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, क्योंकि जिनके मदर फादर की पूरी उम्र ही अकेले निकली है, जॉइंट फैमिली को वो जानते ही नहीं, तो उन्हें आगे का प्रारूप भी ऐसा ही चाहिए। तो इसमें जो कुंडली वाला प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ही कम कार्य करता हुआ दिखाई देता है कि कुंडली में देखिए मेजरली क्या है कि अगर पितृदोष है तो ही शादी का डिले होना या फिर डिवोर्स होना, ये सारी चीजें इस कुंडली बनती से हैं। भी काफी मतलब बहुत सारे लोगों के इस तरीके से हैं 6th 8th और 12th हाउस में। नहीं देखिए, अगर आप देखिए तुला लगन का व्यक्ति है जो 12th हाउस है वहाँ पे कन्या राशि है, राहु और मून की पोजीशन है। अगर ऐसा व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़कर कार्य करेगा, सोशल मीडिया से जुड़कर कार्य करेगा, 12th हाउस का एट्रीब्यूट क्या है? 12th हाउस का एट्रीब्यूट है इन्वेस्टमेंट। अगर ऐसा व्यक्ति सोशल मीडिया की वर्किंग में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको लाइफ में सक्सेस मिलेगी, 1000% मिलेगी। सैटर्न केतु जो कि 6th हाउस में है, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो आलसी होगा। अगर वो अपने डेली रूटीन को फॉलो करेगा तो उसकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। और इसमें जो मार्स, वीनस और मरकरी का जो कॉम्बिनेशन 8th हाउस में है, ऐसा व्यक्ति जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो अपने सेल्फ को देता है। अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा रहन सहन चाहिए। तो अगर ऐसा व्यक्ति यहाँ पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना स्टार्ट करे तो उसकी मैरिज लाइफ ख़राब नहीं होगी। तो इसमें ना तो कोई भी ग्रह खराब हुआ, ना ही कोई भी हाउस खराब हुआ। सिर्फ अलाइनमेंट के तौर पर उस व्यक्ति को अपने, देखिए ज्योतिष का एक आयाम है आचार विचार व्यवहार, और इसी की वजह से एक व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। और अगर हम इनके साथ जुड़ करके कार्य करते हैं तो फिर वही सबसे अच्छा ज्योतिषीय उपाय है और चीज़ें अच्छे ढंग से कार्य भी करती हैं। मतलब हम 6th 8th और 12th हाउस को अगर हम ट्रीट करना चाहें तो आराम से उसे अपनी दैनिक दिनचर्या के रूप में हम मतलब सही कर लें अगर उसे, तो ऑटोमेटिकली वो सही हो जाएगा। इसके लिए कोई अलग से हमें 50,000 का या 1 लाख का हवन पूजन कराने की ज़रूरत नहीं है जी। देखिए ज्योतिष में जो रेमेडी है वो 3rd फेज पे काम करती है। सबसे फर्स्ट है कि हमारा जो भाव है, हमारी जो भावना है उसका सही होना। सेकंड तौर पर सबसे महत्वपूर्ण जो ज्योतिषीय उपाय है वो नेचर है, प्रकृति। अगर हम प्रकृति से जुड़कर कोई भी कार्य करते हैं तो वो सबसे अच्छा ज्योतिष उपाय है। 3rd फेज पर अब जैसे आप देखिए कि मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये हमारा धर्म त्रिकोण राशि है।
वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, ये हमारी अर्थ त्रिकोण राशि है। मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, ये हमारी काम त्रिकोण राशि है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, ये हमारी मोक्ष त्रिकोण राशि है। तो हर किसी के लिए हवन कार्य नहीं करेगा, हर किसी के लिए जाप कार्य नहीं करेंगे, हर किसी के लिए डोनेशन कार्य नहीं करेगी। तो उनके एक अलग अलग प्रारूप हैं जिसके अनुसार उस व्यक्ति को वो सारी चीज़ें लाइफ में करनी पड़ती हैं। जी। अब जैसे मेरा एस्ट्रोलॉजी से एक आखिरी सवाल है आपसे, इसके बाद हम बात करेंगे तंत्र के ऊपर। थोड़ा विस्तार में मैं तंत्र के ऊपर जानना चाहती हूँ, इसलिए मैंने एकदम बचा के टॉपिक रखा हुआ था लास्ट के लिए। तो एस्ट्रोलॉजी में 2 चार्ट होते हैं, एक लग्न और एक नवमांश। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि जो लग्न कुंडली है वो आप बाहर से कैसे हैं वो है, और नवमांश वो है जो आप अंदर से हैं। और किसी ने ये कहा है कि लग्न कुंडली आपका होता है, नवमांश आपके पार्टनर का होता है। तो थोड़ा सा आप क्लैरिटी दीजिए, बड़ा कन्फ्यूजन है लग्न और नवमांश में। जी देखिए, वैदिक ज्योतिष में जो कुंडलियां हैं वो 16 वर्ग कुंडलियां हैं। लगन कुंडली के साथ जोड़ करके 16 कुंडलियां बनती हैं। और जैसा कि हमारा स्टार्टिंग में था कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो BTR है, जन्म शुद्धिकरण, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। इसमें जो D16 चार्ट है वो हमारा 60 सेकंड में वाइब्रेट होता है, बदलता है। तो अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम बिल्कुल राइट है तो आप अपने जो कुंडली चार्ट है, जो नवमांश चार्ट है, उसी के अनुसार अपनी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं और जो भी ज्योतिष उपाय आप करना चाहें वो उसमें जोड़ सकते हैं। जो लगन कुंडली है वो व्यक्ति के स्वभाव को प्रदर्शित करती है। जो नवमांश कुंडली है वो उसकी इनर सोल, जो व्यक्ति अंदर से अपने विचारों को प्रदर्शित करता है, वो सारी चीज़ें नवमांश कुंडली से जुड़ी हुई हैं। इसके साथ साथ एक व्यक्ति का जो मैरिड लाइफ है, वैवाहिक जीवन है, वो नवमांश कुंडली से जोड़कर देखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका तुला लगन का जो मेल या फीमेल जातक है और नवमांश कुंडली में वृश्चिक लगन उदय होती है, तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम फेस करेगा वो पारिवारिक तौर पे फेस करेगा। फीमेल की तरफ से मुझे लड़के की मदर या फादर के साथ नहीं रहना, और मेल चार्ट में रहेगा कि भाई मतलब कि जो परिवार के अदर सदस्य हैं मैं उनके लिए एक्सपेंडिचर क्यों करूं, जब इनकम मेरी तरफ से है, मेहनत मैं करता हूं, तो मैं दूसरे के लिए पैसे खर्च नहीं करूंगा। तो ये सारी चीज़ें लगन कुंडली, नवमांश कुंडली, सप्तमांश कुंडली हमारे चाइल्ड बर्थ से, बच्चों के व्यवहार से, दशमांश कुंडली हमारे प्रोफेशन, हमारे व्यवसाय को। दशमांश कुंडली किसे कहते हैं? दशमांश कुंडली हमारे कर्म क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। एक व्यक्ति अपने जीवन में किस कार्य को करेगा। अभी जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया, एक व्यक्ति जो कि काफ़ी अच्छी जॉब कर रहा है और उसके बाद कुछ पैसे सेविंग के उसने सारे व्यापार में लगा दिए, तो कुंडली की अलाइनमेंट दशमांश कुंडली की उसे प्रोमिनेंट बोलती है कि आप जॉब के माध्यम से काफ़ी अच्छा अपना जीवन यापन करेंगे। मतलब फर्स्ट टाइम दशमांश कुंडली के बारे में सुन रही हूँ। मतलब ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर हम अच्छे कंसल्टेंसी लेते हैं तो ये चीज़ें हमें जानने को मिल जाएगी कि अगर हमें किसी करियर में, किस करियर में या किस फील्ड में हमें आगे जाना है, किस में हमारी वृद्धि होगी, वो कुंडली से हमें पता चल जाएगा। जी, दशमांश कुंडली से। दशमांश D10 चार्ट हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ को, उसकी अलाइनमेंट को, उसके कार्य क्षेत्र को दर्शाता है। ओके, बहुत बढ़िया लगा ये जानकर। और अब हम थोड़ा सा रुक करेंगे तंत्र के ऊपर। तो मैं तंत्र के बारे में जानना चाहती हूँ कि तंत्र को बड़ा ही नेगेटिव तरीके से देखा जाता है कि तांत्रिक क्रिया है या जो तंत्र होता है उसे बड़ा ही दूषित और नेगेटिव माना जाता है। तो आखिर तंत्र है क्या, और क्या ये सच में बहुत नेगेटिव चीज़ है, या इसका जो ओरिजिन हुआ था वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हुआ था और लोगों ने नेगेटिव बना दिया? जी देखिए, परमाणु का प्रयोग बिजली बनाने के लिए और बम बनाने के लिए दोनों ही पहलुओं पर किया जाता है। हमारे 4 वेदों में अर्थवेद, जो कि हमारे तंत्र का प्रारंभ है, वहाँ से किसी भी मेडिसिन्स को बनाने के लिए, दवाई को बनाने के लिए, किसी भी यंत्र को एक्टिव करने के लिए तंत्र का प्रयोग किया जाता है और ये हमारे वैदिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है। लेकिन
वर्तमान कंटेक्स्ट में काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम है, उसका रीज़न है कि एक व्यक्ति जो कि कुछ पैसों के लालच में किसी के भी अच्छे और बुरे की परिकल्पना से बहुत दूर होके इन सारी चीज़ों की एक्टिवेशन में भाग लेते हैं। और इसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है, देखिए किसी का अगर अच्छा कार्य करना है तंत्र के माध्यम से, तो मिनिमम 21 दिन का संकल्प, 1.25 लाख जापों की श्रृंखला को पूरा करना, और उसी के अनुसार जो 21 दिन का एक वैचारिक प्रारूप है वो भोजन से संबंधित है, सभी नियमों से संबंधित है, जोड़ करके किया जाता है। वहीं तंत्र के माध्यम से जहाँ एक व्यक्ति किसी का गलत कार्य करता है, उसको 5 नारियल, 5 जायफल, 5 लौंग, 5 नींबू, 500 ग्राम बतासे, उसे सिर्फ 3 दिन माँ कालरात्रि, माँ छिन्नमस्ता, माँ बगलामुखी, सिर्फ 3 एक्टिवेशंस को एक्टिवेट करना होता है किसी के भी बुरे कार्य को इंगित करने के लिए। और इसका एक छोटा सा जो कंसेप्ट हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जो कि नशे के एडिक्ट होते हैं, और ऐसे ही व्यक्ति थोड़े से पैसे के लालच में किसी का भी बुरा कर देते हैं। जबकि तंत्र एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है अगर इसे हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में प्रयोग करें, या कोई बहुत ही मेजर जो इवेंट है जो लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, वहाँ पर यंत्र की जो एक्टिवेशन है वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट ज्योतिष में प्रदान करती है। जी, तो तंत्र में मैं जानना चाहती हूँ कि जो बलि प्रथा के बारे में जो लोग बात करते हैं कि कंपलसरी है और बड़ा शास्त्रार्थ चलता है, हमारे सनातन धर्म के अंदर ही शास्त्रार्थ होता है कि बलि होनी चाहिए, कोई कहता है नहीं होनी चाहिए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, नागा साधु एक वर्ड है, और इसमें एक नियम है कि 12 वर्ष की इनकी जर्नी है, और 12 वर्ष कंप्लीट होने के बाद उस व्यक्ति को वो एक उपाधि प्राप्त होती है कि इन्होंने नागा साधु की उपलब्धि को हासिल किया है। अभी जैसा आपने कुंभ में भी देखा। लेकिन एक व्यक्ति अगर अपने आप को नागा साधु साबित करके फुटपाथ पे लोगों से भीख मांग रहा है या फिर कोई तंत्र क्रिया कर रहा है, तो वो व्यक्ति नागा साधु नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी लाइफ के, अपने जीवन के 12 वर्ष समर्पित कर दिए, उसे इन चीज़ों का मोह नहीं रहता। यही सेम जो कंसेप्ट बलि प्रथा या फिर समाज की जितनी भी और कुप्रथाएं हैं, उसका सिर्फ यही ओरिजिन है कि एक व्यक्ति जो कि अपने स्वार्थ के लिए, अभी सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर लोग लाखों ज्योतिषीय उपाय, रेमेडियों को प्रदर्शित करते हैं, चाहे उनका रिजल्ट अच्छा रहे या बुरा, उससे किसी को कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो ज्योतिष है वो अपने आप में एक बहुत ही डीप रिसर्च हमारा विषय है, और लगभग 10 से 15 वर्ष जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो ना तो ऐसा व्यक्ति किसी का तंत्र के माध्यम से गलत करता है, और ना ही उस चीज़ का दुरुपयोग या दुष्प्रचार करता है। कोई भी, आप हमारे 4 वेद हैं, आप किसी भी वेद में इस चीज़ को काउंट कीजिए, वहाँ पर किसी भी बुराई को इंक्लूड किया ही नहीं गया। लेकिन आज अगर मैं एक नया कोई भी ग्रंथ या बुक लिख के उसमें हजारों कमियां गिनाना स्टार्ट करता हूँ, तो वो चीज़ें गलत हैं। आप अपने समाज में, अपने परिवार में लोगों का पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, अच्छा सोचिए। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत कीजिए। यही सबसे अच्छा एक ज्योतिषीय उपाय होता है। तो जो बलि प्रथा है ये एक मिसकंसेप्शन है, ये ज्योतिष का अंग नहीं है। अच्छा, तो नहीं, मैं तंत्र की बात कर रही हूँ कि जैसे तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, कहा जाता है कि काल रात्रि माँ काली को, शिव जी को, महाकाल को, शमशान काली को, इन्हें जैसे बकरा भेंट किया जाता है, भैंसे को काटा जाता है, और बड़ा मतलब कहा जाता है कि माँ को मछली का भेंट चढ़ता है। जैसे कामाख्या मंदिर की मैं बात करूँ, थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है बट स्टिल, कि बहुत से मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर
जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है और मांस एज अ प्रसाद, महाप्रसाद जिसे कहा जाता है, जैसे हम बकरे का बलि चढ़ा है तो बकरे के मांस से बनी हुई जो भोजन है उसे महाप्रसाद कहा जाता है, महाकाली का महाप्रसाद है। तो क्या ये सही है? देखिए, इसमें लोगों ने अपनी अपनी विचारधाराओं को जोड़ा हुआ है। ना तो प्राचीन काल में, ना ही वर्तमान में, और ना ही भविष्य में ऐसा कोई भी प्रारूप नहीं है कि किसी जीव हत्या के माध्यम से आप किसी ईश्वर को खुश कर सकते हैं। और इसमें देखिए, धर्म एक बहुत बड़ा विषय है। अगर हम इस पे डिबेट करते हैं तो इसमें ना तो एक व्यक्ति जीत ही पाता है, ना ही हार ही मानता है। तो ये थोड़ा सा जो विषय बलि प्रथा का है, कंट्रोवर्सी का है। और नहीं, बलि के लिए तो ये कहा भी जाता है ना, बलि तो आप कद्दू की भी कर सकते हैं, नारियल भी चढ़ा रहे हैं बलि, नींबू भी आप काट सकते हैं, बलि में तो ये भी आते हैं। जी देखिए, जितना आप इसमें एक ज्योतिष की टर्म है दैहिक दैविक भौतिक, जितना आप अपने आप को एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जोड़ करके रखते हैं, एक व्यक्ति की लाइफ में उसी के अनुसार जो प्रभाव हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। जो हमारी कुंडली का कंसेप्ट है, ज्योतिष का जो माध्यम है, एक व्यक्ति जो कि धनु लगन का व्यक्ति है, गुरु बृहस्पति की महादशा है, मिथुन लगन का व्यक्ति है, बुध ग्रह की महादशा है, तुला लगन का व्यक्ति है, शुक्र ग्रह की महादशा है। शुक्र ग्रह की महादशा, ये जो तीनों अलाइनमेंट हैं, अगर इसको हम वास्तु के साथ जोड़ते हैं, ऐसा व्यक्ति वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सोता है और उसका जो न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट है उसकी में सैटर्न प्रोमिनेंट है, पे फे बे भे मैं, ये जो साउंड अल्फ़ाबेट है ये वैदिक ज्योतिष सिस्टम के अकॉर्डिंग है। तो ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन को फेस करता है। तो इसमें जो हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है या एक वैचारिक जिंदगी है, उसके अनुसार ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी तीनों जुड़कर काफ़ी अच्छे ढंग से कार्य कर रही हैं। जी, और तंत्र पर आपने थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी दीजिए कि आप क्या तंत्र क्रिया आप करते हैं या आप सिर्फ पूजा हवन और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का है आपका? देखिए, मतलब जब हमने इस चीज़ को सीखा तो हमारे मन में भी काफ़ी सारी चीज़ें नेगेटिव ही थी कि हम सीख क्या रहे हैं। जब भी हम किसी की कुंडली पर कार्य करते हैं तो 90% जो लोग परेशान होते हैं वो अपने प्रारब्ध से होते हैं। एक व्यक्ति जो कि अपने पैसे का दुरुपयोग करता है, एक व्यक्ति अपनी पावर का दुरुपयोग करता है, जिसके पास जो भी सोर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग वो समाज की जो दिनचर्या है उसको प्रभावित करते हैं। तो कभी ऐसी ज़रूरत रही नहीं लाइफ में कि भी हमें किसी दूसरे से लड़ना पड़े, क्योंकि अगर एक व्यक्ति की लड़ाई स्वयं से है तो या तो जीत मिलती है या अनुभव। जी, और मैं थोड़ा चाहती हूँ कि अब हम थोड़ा रेमेडीज़ के ऊपर बात करें। अगर किसी का कोई ग्रह खराब है तो उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? तो मैं सबसे पहले शुरुआत सूर्य से करना चाहती हूँ। हमारे सूर्य देव, अगर किसी का सूर्य खराब है तो उसे ट्रीट कैसे किया जा सकता है? सूर्य जो ग्रह है वो हमारी सोल के, हमारे आत्मा के कारक हैं, हमारे फादर से जुड़े हुए ग्रह हैं। तो अगर सूर्य से रिलेटिव प्रॉब्लम है तो अपने फादर के साथ हमारा जो व्यवहार है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारी इनर थिंकिंग है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर हम दूसरे के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना सोचें। जी, और अगर मैं बात करूं चंद्रमा की तो उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? देखिए, सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ल्यूमिनरीज हैं। ये दोनों ही प्लेनेट ऐसे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को आकाश में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। मून जो ग्रह है वो हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। मदर, हमारी जो माताएं हैं वो भी चंद्रमा से देखी जाती हैं। भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष के अकॉर्डिंग जो हमारी बड़ी बहन है
उसको भी चंद्रमा का कारक माना गया है। जब भी आपके जो रिलेशनशिप है इनके साथ डिस्टर्ब हैं, खराब हैं, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट आपकी मनस्थिति पर आपको दिखाई देगा। जी। अब अगर हम मंगल की बात करें तो मेरे ख्याल से मंगल भाई का कनेक्शन होता है शायद। जी, मंगल जो है वो हमारे ब्रदर्स से रिलेटिव है। इसके साथ साथ कालपुरुष कुंडली में कुंडली का जो तीसरा भाव है वहाँ पर मंगल की जो स्थिति है उसको काफ़ी अच्छा माना गया है, मजबूत माना गया है। तीसरा भाव जो है वो हमारे कौर्ज को, हमारे साहस को, हमारे प्रयास को दर्शाता है। एक व्यक्ति की लाइफ में जो सक्सेस है वो मंगल ग्रह के अनुसार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहती है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में जो मेष लगन है वो सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है और जो वृश्चिक लगन है 8वां भाव है वो ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव को दर्शाता है। तो तीसरा जो भाव है वो अष्टम से अष्टम कार्य करता है। एक व्यक्ति जो लिमिटलेस कार्य करता है अपने सामर्थ्य से ज़्यादा, उसमें मंगल ग्रह का और थर्ड हाउस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब अगर हम बात करें बुध प्लैनेट की, तो बुध को कैसे ट्रीट किया जा सकता है? जी, जो बुध ग्रह हैं मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह को माना गया है। बुध ग्रह जो कि काफ़ी चंचल ग्रह हैं और छोटे बच्चों से संबंधित ये ग्रह हैं हमारे। अधिकतर सूर्य ग्रह के साथ इनका युति बनी हुई होती है, जिसे बुध आदित्य योग के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा बुध आदित्य योग के बारे में मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप बताएं। जी, बुध आदित्य योग कुंडली के 12 भाव में अलग अलग प्रकार से रिजल्ट प्रदान करता है। फर्स्ट हाउस में ऐसा व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफ़ी अच्छी होती है और ऐसा व्यक्ति पॉलिटिशियंस, मोटिवेशनल स्पीकर, इन वर्किंग्स में अपने आप को ज़्यादा प्रेजेंट रखता है। उसका जो इंटरेस्ट है इन चीज़ों में ज़्यादा देखा गया है। अच्छा, कहा जाता है कि 9th हाउस में बुध खराब का हो जाता है, ऐसा कुछ है? देखिए, 9th हाउस में राशि क्या है, 9th हाउस में बुध किस नक्षत्र में विराजमान है, किस नक्षत्र के चरण में विराजमान है, ये उस घटना से जुड़ाव को दिखाता है। एक व्यक्ति जो कि टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में कार्य करता है और उस व्यक्ति का मेष लगन है, तो व्यक्ति थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस, तीसरा जो भाव है वो हमारा एफर्ट को और छठा भाव हमारा डेली रूटीन और जॉब को प्रदर्शित करता है। 9th हाउस में धनु राशि और धनु राशि में मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में बुध विराजमान है। तो ऐसा व्यक्ति बार बार जो उसके ट्रांसफर्स हैं उनको फेस करता है। तो ये चीज़ें उसे बाय बर्थ मिली हुई हैं। इसके साथ साथ उस व्यक्ति का शुक्ल योग, बुधवार का जन्मदिन, सप्तमी तिथि, कृष्ण पक्ष, अगर ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो उस व्यक्ति को अपने आप में ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि आपकी जो जॉब लाइफ है वो आप 2-3 वर्ष एक जगह करेंगे, उसके बाद ट्रांसफ़र होना स्वाभाविक है। तो उसके लिए ज्योतिष के पास जाना या ज्योतिषीय रेमेडी करना, उपाय करना, वो अपने आप में पैसे और समय को बर्बाद करना है, बस और कुछ नहीं है। तो बुध को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं खुद? देखिए, बुध वाणी का कारक है। आप दूसरों के प्रति जितनी अच्छी लैंग्वेज यूज करेंगे आपकी कुंडली में बुध उतना ही अच्छा होगा। और किसी भी व्यक्ति की इनर वॉइस को समझने का जो सबसे अच्छा एक प्लेटफॉर्म है वो है कि जब एक व्यक्ति गुस्से में किसी से लड़ाई या झगड़ा करता है तो उस समय निकलने वाले जो उसके शब्द हैं वो उसके बुध को डिफाइन करते हैं कि कुंडली में बुध कितना अच्छा या बुरा है। जी। अब बृहस्पति की अगर हम बात करें तो बृहस्पति को सुधारने का क्या तरीका है? जी, गुरु बृहस्पति 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा सात्विक ग्रह माने गए हैं। हमारे ज्ञान के, हमारे नॉलेज विजडम के कारक हैं, हमारे धर्म स्थान, हमारे गुरुओं के कारक हैं। 9th हाउस धनु लगन और मीन लगन, 9th हाउस को हमारा भाग्य स्थान माना गया है। एक व्यक्ति की लाइफ में जो प्रॉस्पेरिटी है वो उसके
कर्म के साथ साथ उसकी डेस्टिनी पर भी आधारित है। काफ़ी सारे ऐसे कुंडली चार्ट हैं जिन व्यक्तियों के पास बहुत सारी अच्छी अच्छी कॉलेज की डिग्रियां हैं, लेकिन वो व्यक्ति आज भी बेरोजगार हैं। तो गुरु बृहस्पति किसी व्यक्ति की कुंडली में हमेशा अच्छा ही है, सिर्फ आपकी जो धर्म के प्रति आस्था है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। और गुरु बृहस्पति की पॉजिटिवनेस इस चीज़ को डिफाइन नहीं करती कि आप किसी मंदिर में जाके पूजा अर्चना करें, ये सारी चीज़ें करें। इसमें जो मेजर चीज़ है कि आप हिंदू धर्म से हैं या किसी भी धर्म से हैं, आप हिंदू धर्म से हैं तो कम से कम सनातन के बारे में आप नेगेटिव विचार ना बोलें। इसी में जो गुरु बृहस्पति पॉजिटिव भी रहेंगे और बेस्ट आपकी ज्योतिषीय रेमेडी भी रहेगी। जी, और शुक्र ग्रह को कैसे ट्रीट किया जा सकता है? जी, शुक्र ग्रह ये हमारी लग्जरी को, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र ग्रह एक व्यक्ति को उसके कैश फ्लो के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। वास्तु पुरुष मंडल में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अनिल देवता का निवास स्थान है। एक व्यक्ति जो कि परफ्यूम से रिलेटिव वर्किंग करता है, शुक्र ग्रह की महादशा है, जन्म कुंडली में शोभन योग, सोमवार का उसका जन्मदिन है, और कुंडली में जो कॉम्बिनेशन है वो शुक्र सैटर्न राहु, ये हमारा कार्य त्रिकोण में बना हुआ है। उस व्यक्ति की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो लगभग 20 वर्ष तक काफ़ी बेस्ट देखने के लिए हमें मिली। इसके साथ साथ उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है फीमेल्स के प्रति वो भी काफ़ी अच्छी हमने देखी। शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए आप गाय की सेवा कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा ज्योतिष उपाय है। जी, अब हमारे शनि देव। जी देखिए, 9 ग्रहों में सबसे अगर कोई अच्छा ग्रह है तो वो शनि ग्रह है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दुष्प्रचार है वो शनिदेव के नाम से ही है। अभी जैसे वर्तमान समय में न्यूमरोलॉजी 4 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, इस प्रारूप में जिस तरीके से लोगों को डराया जा रहा है, इसी के अनुसार कुछ समय पहले लोगों को दैनिक पंचांग के नाम पे शनि वक्री है, शनि साढ़े साती है, इसके नाम पे भी काफ़ी भय लोगों में रहा है। आप किसी से अगर एक नेगेटिव प्रोसेस में कहते हैं कि आपकी शनि की साढ़े साती है और 7.5 वर्ष तक आपको कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना है, आप उसे कितना ही पॉजिटिव वे में समझाइए, लेकिन उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो 7.5 वर्ष के लिए बिल्कुल प्रोमिनेंट है कि शनि की 7.5 है और मेरा तो व्यापार और धन नष्ट हो जाएगा। लेकिन शनि ग्रह की जो अवस्था है, देखिए 12 हमारी राशि 12 भाव है। अगर एक व्यक्ति की जन्म कुंडली में सैटर्न फर्स्ट हाउस में है तो उस व्यक्ति को हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। अब जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो 30 मिनट कार्य करेगा और उसी के अकॉर्डिंग वो 10-20 हज़ार रुपये अर्न कर लेगा। एक व्यक्ति जो कि सारे दिन मजदूरी करेगा और शाम को 400 रुपये कमाएगा। तो शनि ग्रह की जो अलाइनमेंट है वो उसके भाव और राशि के अनुसार कार्य करती है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देखने के लिए मिलता है। अगर शनि ग्रह को सही करने की या उसके ज्योतिषीय उपाय की बात करें तो शनि ग्रह साफ सफाई को मानने वाले ग्रह हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आलसी नहीं होना चाहिए और जितना भी हो सके अपने घर की साफ सफाई, सेल्फ को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। जी, अब हमारे हम सबके प्रिय राहु केतु, मैं एक साथ नाम लूँगी राहु केतु का, कि इन दोनों को कैसे ट्रीट किया जा सकता है? जी देखिए, ज्योतिष में उत्तरी जो हमारा बिंदु है वहाँ पे राहु को, दक्षिणायन केतु ग्रह को स्थान दिया गया है। राहु केतु जो ग्रह हैं, इन्हीं के अनुसार जो हमारा काल सर्प दोष का निर्माण है वो फलित होता है, वो उसका जुड़ाव वहाँ से जुड़ा हुआ है। राहु जो कि हेड है और जो नीचे का हिस्सा है वो हमारा केतु से संबंधित है। एक व्यक्ति की जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो राहु ग्रह के जुड़ाव से अपने रिजल्ट को प्रदर्शित करती हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सिंह लगन में राहु ग्रह विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति लव मैरिज को ज़्यादा प्रेफरेंस करता है।
लेकिन अगर उस व्यक्ति की कुंडली में 4th हाउस और 7th हाउस की अलाइनमेंट बनी हुई है ग्रह और नक्षत्र के अकॉर्डिंग, गुरु बृहस्पति शुक्र की अलाइनमेंट बनी हुई है, चंद्रमा बुध की अलाइनमेंट बनी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति की जो शादी है वो अरेंज मैरिज होगी। लेकिन जो एक इच्छा है, एक डिजायर है, वो सिंह राशि की जो अलाइनमेंट जुड़ी हुई है सन और राहु वाली, उसको ज़्यादा प्रोमिनेंट करती है। इसी के अनुसार एक लाल किताब की टर्म है मंगल बद, कुंडली में 12 प्रकार से बनता है। अगर किसी बच्चे की कुंडली में 4th हाउस में बना हुआ है, तो जब भी उस बच्चे का जो हैप्पी बर्थडे है, जन्मदिन है, जितना धूमधाम से आप सेलिब्रेट करेंगे, वो बच्चा उस वर्ष हॉस्पिटलाइज जरूर होगा। तो राहु केतु के जो कॉम्बिनेशन हैं वो उसके डिस्पोजिटर थ्योरी के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। जिस ग्रह की दृष्टि से जुड़ाव है उसके अनुसार ही उनकी एजुकेशन पे, उनकी व्यापार पे, उनकी व्यक्तिगत लाइफ पे, उनकी मैरिज पे उसका पूरा प्रभाव रहता है। जी, सच में आपका मतलब इतना सुन के ना मैं बिल्कुल खो गई और मुझे इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन समय का हमारे पास एक लिमिट है, तो अभी हम और भी आपसे चर्चा करेंगे अगले कार्यक्रम में, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी गहरी जानकारी दी। सच में अब मुझे लग रहा है ये शो ख़त्म होने के बाद मैं ही आपसे अपना कुंडली कह रही हूँ कि आप देखिएगा ज़रूर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों के भी बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो सर जी धन्यवाद आपका। थैंक थैंक यू। यू सो मच।